रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी जो है उसके तहत हमला किया और पिछले 12 दिनों से पाकिस्तान ये कहता रहा पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि आप मेडिएट करें, और पाकिस्तान विलिंग है किसी किस्म की भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए। जिस किस्म का ड्रामा जो है फास्ट ऑपरेशन जो है वो पहलगाम में इंडिया ने किया, और इससे पहले भी उसकी हिस्ट्री रही है, और इसको प्ली बना के उसने पाकिस्तान के ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया जैसे बालाकोट में किया था। और उसके बाद दूसरे दिन पाकिस्तान ने एक मुंह तोड़ जवाब उसको दिया। आज भी पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने पाकिस्तान का दिफा किया, और इसके ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल की इजलास भी हुआ, और उसके बाद लामिया भी आया, और जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन के चार्टर के आर्टिकल 51 का जिक्र किया है, जिसमें सेल्फ डिफेंस की बिल्कुल जो है वो किसी भी मुल्क को, इंडिपेंडेंट मुल्क को, सॉवरियन मुल्क को जो है वो इजाज़त है उसकी। सो इस वक्त हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस इस वक्त जो रेडीनेस है उनकी, और जिस किस्म का रिस्पांस उन्होंने दिया, और जो आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस है उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब रजा हैदर साहब, कमांडोर रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स से, और आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आपका कमांडोर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से पाकिस्तान ने 5 इंडिया के इंक्लूडिंग द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट्स दैट इज बीइंग कंसिडर्ड इंटरनेशनली, खासकर वॉरफेयर के अंदर, यानी एयर स्पेस की जो वॉरफेयर होती है, राफेल को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराया। तो किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की प्रेजेंट सिचुएशन जो इस वक्त क्रॉप अप हो रही है, एंड द डिफेंस ऑफ पाकिस्तान? जी, थैंक यू वहीद साहब, आपने मौका दिया। पहले आज की सिचुएशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रियम्बल दिया और आर्टिकल 51 का भी जिक्र किया। इंडिया ने सिविलियन टारगेट्स को अटैक किया हमारे, विच इज अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ऑल्सो। बॉर्डर क्रॉस किया, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, मसाजिद्स को टारगेट किया है, विच इज अ सिविलियन लोकेशंस। तो ये एक तो उसकी हिंदुत्व अप्रोच को भी हाईलाइट करता है इंडिया। दूसरा आप देखें तो जो पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने जिक्र किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 5 जहाज़ों को तबाह किया, जिसमें 3 आर राफेल्स एंड 1 इज Su-30 एंड 1 इज MiG-21। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पीएफ की बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है। पीएफ माशाल्लाह एक कटिंग एज फोर्स है, आपको पता ही है, और 2019 में भी इसने अपना रोल प्ले किया था, और फेमस अभिनंदन केस है उस वक्त का। और शुरू में तो आपको देखा होगा आपने कि मीडिया, इंडियन मीडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था 5 जहाज़ों को। अब तो रॉयटर्स ने भी 3 को कंफर्म कर चुका है, और बाकी कंफर्मेशंस भी आ रही है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स था पाकिस्तान का। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के सारे जहाज सेफ हैं, जिस तरह DGISPR ने भी कहा। और हमने फिर अपने कुछ टारगेट्स को उधर पे हिट किया है इन सेल्फ डिफेंस, जो कि मिलिट्री टारगेट्स हैं। तो एक तो ये बात कि इंडिया ने सिविलियन टारगेट्स को हिट किया, दिस इज हाईली कंडेमेबल। और दूसरा ये कि उसने मसाजिस को टारगेट किया, ये एक और वो है। और पाकिस्तान ने जो हिट किया वो मिलिट्री टारगेट्स को। अब आ जाए पीएफ की कैपेबिलिटी, इंशाल्लाह जो ऑफेंसिव भी और डिफेंसिव दोनों में हम देख लेते हैं। पीएफ के पास माशाल्लाह कटिंग एज कैपेबिलिटीज हैं, हाईटेक इक्विपमेंट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स में बहुत लैक कर रहा है। और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, लाइक पीएफ में JF-17 थंडर है, ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट, विच इज highly capable aircraft installed with the ESA radar and the BVR capable internal EW. Lot of capabilities are there, HOTAS and glass cockpit. तो इस इसका जो है राफेल डेफिनेटली एक बहुत अच्छा जहाज है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इस वक्त जो हमारा मुकाबला खाली राफेल से नहीं है, इंडियन एयरफोर्स खुद एक एजिंग फ्लीट है। हमारे पास J-10C है, विच इज अनदर हाईली कैपेबल एयरक्राफ्ट। F-16 है, देन ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स हैं, साइबर है। साइबर का एक बहुत बड़ा रोल होता है ऐसी जंगों में। जबकि दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स है, वो इस वक्त एक बहुत डायलेमा का शिकार है, जो मैं समझता हूँ कि उसका फ्लीट एजिंग है। आपने शायद नोट किया हो, आज से कोई 2-3 महीने पहले, फरवरी में 2019 में, फरवरी 2025 में, इंडियन एयर चीफ ने कहा LCA प्रोग्राम को 40 एयरक्राफ्ट कुड नॉट बी डिलीवर्ड इन 40 ईयर्स।
और वो अब उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि इस वक्त इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी ये नहीं है कि हम वॉर कर सकें, और ये बहुत मीडिया पे भी आया, और उसमें बाद में मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इंडिया ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की कि एलसी क्यों नहीं बन रहे। तो एलसीए की वजह से क्या इम्पैक्ट आया इंडियन एयरफोर्स का, ये अगर आप कहें तो मैं आपको इस पे रोशनी डालना चाहूंगा जरूर, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू अंडरस्टैंड। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एजिंग है, सू 30 पुराने जहाज हैं, मिग 21, मिग 29 सारे, माइनस राफेल। और राफेल की भी जो मिथ है वो भी आज टूट गई है हमारे सामने। इन सबको रिप्लेस करना था, एजिंग फ्लीट को। एलसीए ने, जो कि 1984 में लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम, और टिल डेट 40 एयरक्राफ्ट भी डिलीवर नहीं हो सके। तो क्या हुआ कि फ्लीट तो एजिंग होता रहा, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया के 42 स्क्वाड्रंस का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आज वो 31 स्क्वाड्रंस है, और मजीद श्रिंक कर रहे हैं विद टाइम। एलसीए डिलीवर नहीं हो रहा। एलसीए का जो मार्क 1 है, मार्क 1, वो तो 40 मैंने आपको बताया, मार्क 1 ए और मार्क 2, ये उनकी टाइमलाइन है 2028। और एम का जो उनका नेक्स्ट जहाज है जिसको वो 5th जनरेशन क्लेम करते हैं, दैट इज 235। तो अगर 10 साल के बाद वो जहाज आएंगे तो क्या वो रेलिवेंट होंगे उस वक्त की एयर वॉरफेयर में? तो इंडियन एयरफोर्स तो एक बहुत बड़ा डायलेमा और श्रिंकिंग का शिकार है। जहां तक राफेल का ताल्लुक है, इस एनकाउंटर में अल्हम्दुलिल्लाह J-17, J-10, F-16 सब ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। और इसमें एक चीज तो इक्विपमेंट होती है, दूसरी चीज ट्रेनिंग होती है, और मोराल होता है, और लीडरशिप होती है। ये वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो मिल के एक फोर्स बनते हैं। ऐसा लगता है वहीद साहब, इंडियन एयरफोर्स में मे बी राफेल तो है, लेकिन वो शायद विल नहीं है, वो थ्रस्ट नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है उनके पायलट्स की, लगता है कि जो दे कि दे उसको। डोंट हैव अ क्लैरिटी दे डोंट हैव अ क्लैरिटी कि हम जिस मकसद की, हमारा मकसद क्या है, मतलब जिस तरह से गवर्नमेंट हमें मोदी की यूज कर रही है, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए हो या उनके जो भी स्ट्रेटेजिक डिजाइन है इस खत्ते के अंदर, चाइना को काउंटर करने के लिए यूरोप अमेरिकन जो है वो इंडियंस के पीछे अगर खड़े हैं किसी भी सूरत में, तो उसके बावजूद वो जो आप बात कर रहे हैं कि दे डोंट हैव अ विल एंड दे डोंट नो व्हाट टारगेट दे आर गोइंग टू अचीव, इवन दे किल सिविलियंस दैट दे डिड टुडे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, वो मोटिवेशन उनमें नजर नहीं आती। ऐसे लगता है जैसे उनको पुश किया जा रहा है। जो मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स की स्टेटमेंट दी ना, उसको देखिएगा, जिसमें बहुत क्लियरली वो कह रहे हैं, आई डोंट हैव वन ट्रस्ट ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि प्रोडक्शन करता है जहाज़ों की, एंड विच कुड नॉट डिलीवर मी द कैपेबिलिटी विच आई शुड हैव। तो साफ पता चल रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है टू फाइट। बट स्टिल जब उनको फोर्स किया जाता है, पुश किया जाता है, तो वो आगे आते हैं। लेकिन राफेल इटसेल्फ एक इक्विपमेंट है, उसके पीछे पायलट्स की ट्रेनिंग है, उसके पीछे लीडरशिप है, उसके पीछे विल है, मोटिवेशन है। वो सब चीजें लैक करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें पाकिस्तान में मौजूद है। इक्विपमेंट, हाईटेक इक्विपमेंट भी है, उसको ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट्स पायलट्स भी है, विजनरी लीडरशिप भी है, और मोराल भी है। और प्रॉब्ली दैट इज द रीजन जो कि हमने आज अब देखा कि माशाल्लाह 5 जहाज एंड 1 ड्रोन मार गिराया। अच्छा, अब रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि देखें अब ये सिचुएशन तो अभी फ्लूइड है, इट्स नॉट क्लियर, एंड नेचुरली आज की जो मीटिंग है उसके बाद क्योंकि उन्होंने हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया, हमारी सॉवरेनिटी को वॉयलेट किया, एलओसी की जो वो है एक सैंक्टिटी है उसको भी उन्होंने वॉयलेट किया, सो मैं सो के हमारे आइडल पावर के ऊपर भी जाके उन्होंने हिट किया। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम मतलब एक एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं कि एयरफोर्स जो है उसको इनसाइड जाके इंडिया के, क्योंकि अभी तक तो DGISPR ने हमें बताया कि जी पाकिस्तान ने उनकी एयर स्पेस को वॉयलेट नहीं किया। तो इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन कैसे आप देखते हैं देन हमारा जो भी होगा एक एक्शन होगा? देखिए, इसकी एनोलॉजी थोड़ी सी 2019 के साथ मिला लेते हैं। उसमें भी कुछ सिमिलर सी सिचुएशन थी। सबसे पहली चीज, कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स दैट इज देयर, वो हमने टाइम टू टाइम हमेशा शो की है, 2019 में भी शो की और आज भी शो की। इसका मतलब है कैपेबिलिटी भी इज अवेलेबल देयर। अब ये डिपेंड करता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिस तरह से फैसला करता है, उसके हिसाब से डेफिनेटली वो स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन कैपेबिलिटी टू हिट ईदर फ्रॉम आवर ओन बॉर्डर्स और इवन गोइंग इनसाइड द बॉर्डर, बोथ आर अवेलेबल टू पाकिस्तान। इन्होंने इंडिया ने दो, मैं समझता हूँ वो बहुत क्लियर वायलेशन है। एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर को
उनके एयर स्पेस को क्रॉस किया उनके मिसाइल्स ने और बॉम्ब्स ने। और दूसरा एक सिविलियन टारगेट्स, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग वायलेशन हैं विच आर एक्चुअली द एक्ट ऑफ वॉर। और जिस तरह आपने बताया कि डैम्स को टारगेट किया, डैम जो है ये एस्केलेशन की तरफ लेके जाता है टुवर्ड्स द वॉर, जो कि नहीं होना चाहिए। एयर, अगर हम बात करें एयर स्पेस के उस वक्त कमर्शियल फ्लाइट्स की, तो उस वक्त 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयर में थी, वो उनमें से किसी को भी डैमेज हो सकता था। ये एक सीरीज ऑफ वायलेशंस और इररेस्पॉन्सिबल एक्ट है जो मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इसमें किया है, और पाकिस्तान ने बहुत रिस्पॉन्सिबली इस पे बिहेव किया है। और जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उस पर फैसला करी कि इंशाल्लाह उसी तरह से एक्ट करेंगे, कैपेबिलिटी मौजूद है हमारे पास। रजा साहब, आखिरी क्वेश्चन, बिकॉज यू आर बिजी, देन वी विल हैव अ डिटेल इंशाल्लाह इंटरव्यू विद यू। मुझे ये बताएं, सिंस यू आर डीलिंग विद स्ट्रेटेजिक इश्यूज विद इन द रीजन विज़-अ-वी द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा जो सूरत हाल है ये आपको कहाँ पे जाती हुई दिखाई देती है? जिस किस्म का काम इंडिया कर चुका है। देखें वही साहब, इंडिया ने ना इसको एस्केलेट किया है सिचुएशन को विदाउट एनी एविडेंस। किसी भी वॉर में जाने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो एविडेंस होती है। और लॉज ऑफ वॉर हम सब ने पढ़े हुए हैं, उसमें जस्ट द बेलो जो बेलम जो पहला लॉ ऑफ वॉर है, वो क्लियरली कहता है कि जस्ट वॉर होनी चाहिए। और जस्ट वॉर जब होगी जब कोई एविडेंस हो। कि प्रॉब्ली तो ये जस्ट वॉर है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड के जो मोदी की गवर्नमेंट क्लेम कर रही है पाकिस्तान को, वो एविडेंस है ही नहीं टू अटैक। दिस इज पॉइंट नंबर वन। नंबर टू, ये इंसेन होगा कि इस विदाउट एविडेंस ये जो इंडिया है ये इसमें वॉर में एंटर हो जाए, और उस कॉस्ट ऑफ वॉर उनकी पब्लिक को उठाना पड़े, जो एक्चुअली हिंदुत्व की पॉलिसी है या मोदी की अपनी एक पॉलिटिकल एम्स है। हम कॉस्ट ऑफ वॉर, पिछले दिनों एक डॉक्टर चौहान है हमारे थिंक टैंक के कैस के, उनकी एक रिसर्च भी इसमें प्रिंट हुई है, दैट विल कॉस्ट टू इंडिया विल बी अराउंड 750 बिलियन यूएस डॉलर फॉर 4 वीक्स ऑफ वॉर। अगर ये इंडिया को ये वॉर इतने की पड़ती है, दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली द मिलिट्री स्पेंडिंग्स, दैट इंक्लूड्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑल्सो, द ह्यूमन कॉस्ट, द पॉलिटिकल कॉस्ट, दैट इज द सोशल कॉस्ट, देयर आर सो मेनी थिंग्स related to the war which would be actually impacted once war is generated। तो इस सारे को देखते हुए फिर भी इंडिया उस तरह के इररेशनल और इररेस्पॉन्सिबल एक्ट्स कर रहा है जो कि कहीं से भी वाइज नहीं है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इसमें बहुत रेस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। और इस सारे सिनेरियो को भी देखें, बिल्डअप होता है जिस तरह से भी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल कंट्रीज वो इंडिया के इस नैरेटिव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे टू गो इनटू द वॉर और मे बी लेकिन उससे इनटू द फर्क क्या पड़ता है? स्ट्राइक्स देखें, विदाउट हैविंग एनी सॉरी एविडेंस। सॉरी टू से, बिल्कुल आप वी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन एट द टाइम व्हेन देयर इज अ ग्लोबल कनेक्शंस अमंग द नेशंस। बट अगेन देखें, उसके गजा में जाके क्या कुछ नहीं किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पिट रहे हैं पिछले 2 सालों से व्हाट दे डिड। स्टिल इजरायलीज आर किलिंग द इनोसेंट पैलेस्टीनियंस और उनके बच्चों को, खवातीन को, जिस तरह से उन्होंने रमज़ान में और उसके बाद भी वो उनको शहीद करते रहे हैं। यमन में आप देख लें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में देख लें, ये हमारे इंटरनेशनल जो वो कहते हैं जी कम्युनिटी, ठीक है हम अपना एक डिप्लोमेटिक वो जरूर रखें, लेकिन इंडियंस जो है वो किसी की बात सुनने के लिए वो ना यूएन रेजोल्यूशंस को मानते हैं, ना किसी एग्रीमेंट को, बायलैटरल एग्रीमेंट को मानते हैं। उन्होंने 360 किया को फारग किया, 370 सॉरी 35A को फारग किया, फिर उसके बाद उन्होंने पानी हमारा जो है बंद कर दिया, अब वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खत्म कर दिया। तो वी आर हेडिंग, आई मीन कंट्री लाइक इंडिया जो है उसको तो फिर आप सिर्फ बातों से तो कुछ भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसने ह्यूमन लॉज, जितने इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, वो सबको वायलेट करता है। जिस तरह आज की भी एग्जांपल है, इतने शहीद हुए हैं, इसमें बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं। और प्रॉब्ली इस अप्रोच को जो कि हिंदुत्व अप्रोच है, और ये लास्ट आप देखें तो 10 ईयर से बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती जा रही है। तो इसका जवाब प्रॉब्ली एक दफ़ा ही देना ही होगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि पाकिस्तान इसको किस तरह से लेके चलता है। बट आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल एक्ट वाइजली एंड रैशनली। बहुत शुक्रिया आपका रजा हैदर साहब।
रिटायर्ड कमोडोर, पाकिस्तान एयरफोर्स। आप डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज, इस्लामाबाद। It was a nice talking to you. Thank you very much.